हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑफ एसबी ट्यूटोरियल। एक बार फिर से आप सभी स्टूडेंट्स का हमारे चैनल पर वेलकम है। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ाई किया, आप सभी का सपोर्ट अच्छे से मिल रहा है मेरे को। आप सभी अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे हमारी क्लासेस को और एक दूसरे तक शेयर कर रहे होंगे हमारी क्लासेस को। तो आप सभी इसी प्रकार से मेहनत करते रहिए। आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने का काम हमारा एसबी परिवार करते हुए आगे की ओर बढ़ता जा रहा है। आप हमारे चैनल को इतना सपोर्ट और प्यार दे रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। और मैं आप सभी को बता देना ही चाहता हूँ आप सभी स्टूडेंट्स को कि वीडियो आप सभी को कुछ लंबे समय पे मिल पा रहे हैं, तो आप सभी इसके लिए बिल्कुल भी निश्चिंत रहिए। आने जैसे ही अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम्स दूर होता है, मैं आप सभी को मंडे टू सैटरडे रेगुलर क्लासेस आपको अवेलेबल हो जाएंगी हमारे चैनल पर। तो आपके लिए ये भी बहुत अच्छी बात है कि आपको पूरे रेगुलर ही क्लासेस मिलती रहेंगी। तो जितने भी साथी वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को पूरा देखना। आज जो हम बात करने वाले हैं, इससे पहले के टॉपिक में हमने बात की थी गॉस की प्रमेय तक, और गॉस के प्रमेय को कहा था पढ़ के आना, इसका प्रूफ आप सभी को बताया जाएगा। तो आप सभी स्टूडेंट्स स्टडी किए होंगे, पढ़ के आए होंगे, और जितने भी स्टूडेंट्स नए हैं जो इस वीडियो को डायरेक्टली देख रहे हैं, उन्होंने अभी तक हमारी पिछली की वीडियोस को नहीं देखा है, तो मेरा सबसे पहले यही सजेशन है आप सभी स्टूडेंट्स को कि आप जाओ, आप पहले क्लासेस की वीडियो को देखो, ताकि आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगे पढ़ने में। अगर आप डायरेक्टली यहाँ से जोड़ते हैं तो हो सकता है आपको परेशानी हो सके, है ना। तो आप जाइए पहले वहाँ से, बच्चा लोग वीडियो को पिछली देखिए। देखो बच्चा लोग, मैं आपको इसीलिए कह रहा हूँ कि आप अपने नॉलेज को अच्छी तरीके से मजबूत करिए, आप मजबूती के साथ आगे बढ़िए। अगर आप 20वीं क्लासेस को ज्वाइन करते हैं तो हो सकता है आपको कहीं ना कहीं से प्रॉब्लम आपके क्रिएट हो जाए। इसके लिए मैं बोल रहा हूँ, आप जाओ पार्ट फर्स्ट पूरी वीडियोस को देखो, तभी आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। ठीक है, तो दो बातें आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि थोड़ा थोड़ा पढ़ते हुए हमको आगे बढ़ना है। 2 लाइन बोलते हुए आप सभी को स्टार्ट करता हूँ। कई जीत बाकी हैं, कई हार बाकी है, कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो ज़िंदगी का सार बाकी है। यहाँ से चले हैं एक नई मंजिल के लिए, ये तो एक पन्ना पढ़ा है, अभी तो पूरी किताब बाकी है। तो चलिए क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। आज जो हम सभी को पढ़ना है वह गॉस के प्रमेय को प्रूव करते हुए आगे बढ़ना है। इससे पहले हम लोग ने पढ़ा था गॉस की प्रमेय। अभी हमको क्या करना है, गॉस की जो प्रमेय है उस प्रमेय को हम सभी को क्या करना है, प्रूव करना है। गॉस की प्रमेय को हम सभी को क्या करना है, प्रूव करना है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत ज़बरदस्त टॉपिक है, बहुत शानदार तरीके से आपको बताएंगे, बिल्कुल भी समस्या नहीं होगी। बस आप वीडियो में पूरा लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं गॉस की प्रमेय को क्या करते हैं, प्रूव करते हैं। तो गॉस की प्रमेय है कैसा, पहले मैंने बताया था कि गॉस की जो प्रमेय होगी वह केवल और केवल बंद सतह के लिए होगी। सतह कैसा होना चाहिए, बंद होना चाहिए। तो गॉस की जो प्रमेय होगी वह केवल और केवल बंद सतह के लिए ही होगी बच्चा लोग। तो सबसे पहले हम एक सतह ले लेते हैं इस प्रकार से, और ये कैसी सतह है, इस प्रकार से ये कोई बंद सतह है, ठीक है। इस प्रकार से ये हमारे पास कोई बंद सतह है। अब इस बंद सतह पर यहाँ पर हम लोग कोई आवेश मान लेते हैं या कोई बिंदु मान लेते हैं। मान लिया बिंदु O है, ठीक है, एक बिंदु मान लिया बिंदु O, और जिस बिंदु पर रखा हुआ है +Q आवेश। इस प्रकार से एक बिंदु माना इस सतह के अंदर, और इस बिंदु को सेंटर पर माना बिंदु O, और उस पर मान लिया कौन सा आवेश, +Q आवेश उस पर है, ठीक है। अब बिंदु O से R दूरी पर, बिंदु O से R दूरी मीन्स R इसकी त्रिज्या है, R दूरी पर एक बिंदु है, एक बिंदु है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है P। एक बिंदु है R दूरी पर जिसका नाम है क्या, P। और इस बिंदु पर ही हमको क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो यहाँ पर जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने की बात करता है, तो वहाँ पर हम लोग एकांक धन आवेश इस प्रकार से मानते हैं, मैंने पिछली वीडियोज़ में बता रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर +Q आवेश और ये भी प्लस आवेश है, तो इन दोनों के बीच एक बल कार्य करेगा, और वो बल होगा प्रतिकर्षण बल। इसलिए विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी, E की जो दिशा होगी वह बाहर की ओर होगी। अभी क्या होता है, गॉस की प्रमेय जो होती है वह किसी पृष्ठ से निर्गत होती है, किसी पृष्ठ से निर्गत होता है। तो यहाँ पर एक छोटा सा पृष्ठ इस तरीके से मान लिया, इस पृष्ठ को मान लिया कोई पृष्ठ, तो ये पूरा पृष्ठ है, तो S पृष्ठ मान लिया, और ये एक छोटा सा पृष्ठ मान लिया जिसको हम लोगों ने मान लिया क्या, DS मान लिया। क्लियर, छोटा सा पृष्ठ है तो इसको हम लोगों ने DS पृष्ठ मान लिया, छोटे पृष्ठ को DS मानते हैं, और बड़े पृष्ठ को हम लोगों ने क्या मान लिया, S।
इस प्रकार से इसको हमने क्या किया, एक रेखा खींच दी तो इसकी दिशा इधर की ओर हो जाएगी और इस प्रकार से ऐसे विद्युत क्षेत्र की दिशा हो जाएंगी। अगर यहाँ पर P मानेंगे तो दिशा होगी, यहाँ P मानेंगे तो ये दिशा होगी। तो इन दोनों के बीच में एक कोण बन रहा है और ये छोटा पृष्ठ है तो कोण भी जो बनेगा वो कैसा बनेगा, बहुत छोटा कोण बनेगा। तो कोण को मान लिया डी ओमेगा। क्लियर, इस कोण को क्या मान लिया, डी ओमेगा मान लिया। अब इसी को हमको क्या करना है, आगे की ओर प्रूव करते हुए आगे की ओर बढ़ना है। क्लियर, तो चित्र आप सभी को समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो वीडियो को बार बार बैक करके आप सभी वीडियो को देख सकते हैं। क्लियर, अब यहाँ से हमको पता चला है क्या, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मीन्स ई। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ही निकाल लेना है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम पता चल जाएगी तो उसके बाद हमारी सारी बातें क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निकालना है। क्लियर, तो हम सभी जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर। इस प्रकार से E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर होता है। ये होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, अब ds से निकल रहा है बल रेखा, मीन्स ये सारी बल रेखाएं जो निकल रही हैं वो किससे निकल रही हैं, ds पृष्ठ से निकल रही हैं। और जो बल रेखा बाहर की ओर निकलती है उसे बोलते हैं विद्युत फ्लक्स। क्लियर, तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले निकाल लेंगे क्या, अतः ds पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। लिखेंगे सबसे पहले क्या, अतः ds पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, मीन्स ये सारी रेखाएं जो हैं इसी को बोलते हैं वैद्युत फ्लक्स। ई को ही वैद्युत फ्लक्स बोलते हैं। किसी पृष्ठ से अगर बल रेखा बाहर निकले तो उसे हम वैद्युत फ्लक्स बोलते हैं। ठीक है, तो अतः ds पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकाल लेते हैं, वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, तो ds पृष्ठ से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा वह क्या होगा, ये देखते हैं। क्लियर, तो ds पृष्ठ कैसा है, छोटा पृष्ठ है तो जो फ्लक्स भी होगा, फ्लक्स का जो मान होगा वह भी क्या होगा, छोटा ही होगा। इसलिए आगे लगा दिया d, मीन्स फाई ई होगा ना, तो उसके आगे भी लगा दिया क्या, मैंने d लगा दिया। अब d फाई ई = हो जाएगा क्या, किसी पृष्ठ से निकल रहा है, क्या हो रहा है, किसी पृष्ठ से निकल रहा है। तो किस पृष्ठ से निकल रहा है, ds पृष्ठ से निकल रहा है तो लिख दिया ds। और क्या चीज़ें निकल रही, मीन्स ई निकल रहा है, विद्युत बल रेखा निकल रही हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे ई ds। ठीक है, और उसके बाद हम सभी जानते हैं कि फॉर्मूला होता है cos थीटा। तो बन गया क्या, d फाई ई = E × ds cos थीटा। क्लियर है, इतनी बात है। अब आगे बढ़ते हैं। क्लियर, तो यहाँ से E का मान हम सभी को पता है। E का मान कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ से ले जाके क्या करेंगे, रख देंगे वैल्यू को, तो d फाई ई = हो जाएगा, E का मान रख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर इंटू ds लिखा हुआ है तो ds लिख दिया, cos थीटा लिखा हुआ है तो इस प्रकार से हम सभी ने क्या रख दिया, cos थीटा रख दिया। एनी प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। जहाँ पर हो फटाफट से कमेंट करो। आप अगर कमेंट करेंगे समझ में नहीं आया तो मैं नेक्स्ट वीडियो कोई छोटा सा बना के समझा दूंगा और अच्छे से। अगर आप सभी को कुछ नहीं समझ में आ रहा तो कोई मतलब ही नहीं है हमारे पढ़ाने का। ठीक है ना, तो कमेंट जरूर करा करो। आपका कमेंट आपको अच्छी सुविधा प्रदान करने का कार्य करेगा। तो फटाफट से वीडियो को लाइक करना। ठीक, तो अब बात करते हैं आगे। तो यहाँ से हो गया d फाई ई = ई का मान रख दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर यहाँ से उठा के, और ds लिखा हुआ था तो ds को लिख दिया, cos थीटा लिखा हुआ था तो cos थीटा को हम सभी ने क्या कर दिया, लिख दिया। क्लियर, अब यहाँ से हो जाएगा d फाई ई = अब देखना ध्यान से, यहाँ से क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर, इतना लिखा हुआ है। ठीक, और इससे पहले की वीडियोस में मैंने बताया था कि ये जो ds cos थीटा और बटे में लिखा हुआ है आर स्क्वायर, इतने का जो मान होता है वह d ओमेगा होता है। मैंने याद करो इससे पहले की वीडियोस में मैंने क्या बताया था कि d ओमेगा का जो मान होता है वह इस प्रकार से d ओमेगा बराबर जो होता है वह ds cos थीटा अपान आर स्क्वायर होता है, या इसी को बोलते हैं, अगर इसका इंटीग्रेशन कर दिया जाए तो वो 4 पाई के बराबर हो जाता है। ये बातें क्या कर रखी थी, मैंने पिछली की वीडियोस में बता रखी थी, तो आप सभी को पता होगा। नहीं पता है तो वीडियो को जाओ पहले देखो, उसके बाद आके इस वीडियो को देखना। क्लियर, तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ,
यहाँ से डी एस कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर को कितना लिखूंगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट ऐसे लिखा हुआ है, क्यू लिखा हुआ है तो क्यू को लिख दिया, और डी एस कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर को मैंने ले जाके क्या लिख दिया, डी ओमेगा लिख दिया। क्यों होगा ना, तो इस प्रकार से हो गया। अभी हमको छोटे पृष्ठ से किसी छोटे पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स पता चल रहा है। अब कुल कितना फ्लक्स होगा, कुल निकालेंगे, तो कुल निकालने के लिए क्या करेंगे, समाकलन कर देते हैं। तो यहाँ से क्या होगा, किसी चीज़ का समाकलन करेंगे, कुल फ्लक्स पता करना होगा तो किसी चीज़ का हमको क्या करना पड़ता है, समाकलन करना पड़ता है। जैसे सपोज सोचो, एक घर को बनाने में क्या होता है, एक एक ब्रिक्स को जोड़ते जाते हैं, घर तैयार हो जाता है बनकर, और घर को तोड़ना होता है तो उसका हम लोग एक एक ब्रिक्स को निकाल देते हैं। तो ब्रिक्स को निकालना, घर को तोड़ना क्या होगा, घर को तोड़ना होगा अवकलन, और ब्रिक्स को जोड़ना, घर को तैयार करना होगा समाकलन। तो कुल ब्रिक्स को जोड़ देंगे, मीन्स ईंट को जोड़ देंगे तो घर बन जाएगा। तो वैसे छोटे छोटे डी फाई ई का हम लोग क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे, तो हमको कुल पता चल जाएगा। क्लियर। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा फाई ई इक्वल टू, मीन्स कुल पता चल जाएगा क्या, फाई ई, और किसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो हम सभी जब डी फाई ई का क्या कर देंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो हमको कुल फ्लक्स से पता चल जाएगा इस प्रकार से। क्लियर। तो यहाँ से हो जाएगा कितना, यहाँ से हो जाएगा फाई ई इक्वल टू डी फाई ई का मान कितना है, डी फाई ई का मान है 1/4 इंटीग्रेशन लगा है तो लगा दिया, और डी फाई ई का मान ले जाके यहाँ से रख दिया, तो हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू डी ओमेगा। इस डी फाई ई का मान को लाके यहाँ पर क्या कर दिया, रख दिया। तो यहाँ से हो जाएगा फाई ई इक्वल टू, देखना आप ध्यान से देखने वाली बात क्या है, देखना यहाँ पर लिखा है 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू, ये इतना कांस्टेंट है तो इसको क्या कर देते हैं, बाहर कर देते हैं, ठीक है, और अंदर ब्रैकेट में बचेगा कितना, डी ओमेगा। अभी ये प्रॉब्लम होगा मैथ्स का, बायो के जो स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए प्रॉब्लम हो सकता है कि ये सब हो क्या रहा है, क्योंकि बायो के स्टूडेंट्स तो मैथ पढ़ नहीं रखे हैं, समाकलन अवकलन क्या जाने भाई, 12th का मैथ है और वो ले रखे हैं बायो, तो उनके लिए प्रॉब्लम होगी। तो उन सभी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए मैं क्लास 11th की क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। तो क्लास 11th की क्लासेस जैसे ही मैं शुरू कर रहा हूं, तो सबसे पहले मैं कुछ मैथ्स की क्लासेस आप सभी को पढ़ाऊंगा, कुछ 5-6 पार्ट वीडियोस पढ़ाऊंगा, तो आप लोग जाके वीडियो को अच्छे से वॉच करना, ताकि आपकी ये सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। क्लियर। तो आप जाके वहाँ से वीडियो को, मैथमेटिकल टूल्स जिसको बोलते हैं, जो फिजिक्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो जाके वहाँ से वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ हो गया इंटीग्रेशन डी ओमेगा, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं इस प्रकार से। तो इतना आप सभी स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद इधर चीज़ों को रफ करके मैं इधर लिखे दे रहा हूँ, तो आप सभी फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लें, फटाफट से स्क्रीनशॉट लें, चीज़ों को इधर व्यवस्थित कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए देखिए, अभी क्या किए, यहाँ पर लिखा हुआ है कितना, लिखा हुआ है फाई ई इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू। अब देखना इंटीग्रेशन डी ओमेगा, याद करो मैंने जब घनकोण निकालने का फार्मूला बताया था, तो वहाँ पे ये बताया था, यदि किसी चीज़ का डी ओमेगा का इंटीग्रेशन कर देंगे तो उसका जो मान होता है वह 4 के बराबर होता है, ठीक है। इतने का जो मान हो गया वह कितना हो गया, 4 हो गया, और 4 से 4 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो फाई ई इक्वल टू कितना आ गया, क्यू, और बटे में कितना आ गया, एप्सिलॉन नॉट। तो यही हो गया क्या, गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय यहाँ से क्या निकलता है, किसी बंद सतह से, सतह भी बनाया था ना इस प्रकार से, कैसा था सतह, बंद सतह था, तो किसी बंद सतह से निर्गत वैद्युत फ्लक्स का मान पृष्ठ में जितना आवेश होगा उसका बटा एप्सिलॉन नॉट, बटे में एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। तो गॉस की प्रमेय का प्रूफ क्या कहता है, किसी बंद पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स का मान उस पृष्ठ में जितना आवेश होगा कुल आवेश का बटा एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। तो आपको ये अच्छे से नोट्स को बना के रख लेना है। क्लियर। मैंने स्क्रीन पे पहले शेयर कर रखा था गॉस की प्रमेय को, तो आपको गॉस की प्रमेय को उन्हीं की भाषा में पूरे को लिखना है। तो अगर टॉपिक आप सभी को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को शेयर करिए एक एक साथी तक, ठीक है।
और कमेंट ज़रूर करना ना भूलना, ठीक है। तो मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ, इससे पहले की वीडियोस में मैंने क्या देखा, बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो उसमें उल्टा सीधा अनाप शनाप कमेंट कर रहे थे। क्या मतलब है ये सारे कमेंट करने का? क्यों किसी को उल्टा सीधा बोलते हो भाई? वो भी तो तुम्हारे जैसे इंसान हैं। किसी को गलत बोल के, किसी को सही बोल के क्या फ़ायदा है? कुछ मिलने वाला है क्या उससे? नहीं ना। तो किसी के बारे में उल्टा गलत ये सारी चीज़ें कहना अच्छी बात नहीं है। तो आप सभी अगर अपना मानते हो, समझते हो, तो चीज़ों को मत करो, हमारी बात मान के, है ना। सिर्फ अच्छे से हमारे चैनल पे पढ़ाई करो, आप अपने लक्ष्य पे फोकस करो, फालतू की चीज़ों पर मत फोकस करना, ठीक है ना। प्यार वार बाद में करना, पहले पढ़ाई करो, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट लें आप सभी। तो आप सभी स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, नेक्स्ट हेडिंग आप सभी के स्क्रीन पे है। तो मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बताना चाहता हूँ, आप सभी ने क्या किया। इससे पहले एक वीडियोज़ में मैंने देखा कोई बच्चा था KGF करके, नाम लेना नहीं चाहता था बट मेरे को लेना पड़ रहा है कि वो जो कोई भी हो, किसी को उल्टा सीधा कह रहा था। मैं नाम नहीं लूँगा उसको, किसको क्या बोल रहा था। तो ये जो आप सभी कर रहे थे ये बहुत गलत बात है। किसी का मजाक बनाना ठीक बात नहीं है। आप सभी पढ़ाई करने आए हो इस चैनल पे, तो आपका पढ़ाई ही उद्देश्य होना चाहिए। ऐसा करना उचित थोड़ी है। अगर आप अभी अपना टीचर्स मानते हैं, हमको रिस्पेक्ट है हमारे प्रति आप सभी का, तो मत करो यार ऐसे कमेंट कि किसी को भावना को बुरा लगे। जितने भी बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं सब एक मित्र जैसे रहो बस। किसी को उल्टा कमेंट करके या सीधा कमेंट करके क्या मतलब मिलता है? ऐसे एक छात्र हो आप सभी, आदर्श विद्यार्थी हो आप सभी, तो अपने अंदर जो व्यक्तित्व है ऐसा निखारो कि उसको पहचाने दुनिया को पता चले कि आप कैसे पर्सन हो। आप अपना कैरेक्टर खुद खराब करके क्या करोगे? तो मत किया करो ऐसा। मैं बहुत नहीं कहना चाहता, आप सभी अच्छे हैं, समझदार हैं, आपको सही राह पे ले जाना ही हमारा सबसे बड़ा मकसद है। तो आप मत करना ये। अगर अपना मानते हैं, हमारे प्रति ज़रा सा भी रिस्पेक्ट है आपका, तो मत करना यार। अब किसी को ऐसा सिर्फ पढ़ाई करो, पढ़ाई से जुड़ी कमेंट करो, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी पढ़ा हम लोगों ने गॉस के प्रमेय का प्रूफ, अब हमको पढ़ना है गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग। क्लियर? तो सबसे पहला जो अनुप्रयोग है, इसके 3 पार्ट हैं। पहला तो है जो वह है अनंत लंबाई के सीधे आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, इसके बारे में हमको पढ़ाई करना है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, करते हैं। जैसे मैंने इतनी सारी वीडियोस को भी देख के पढ़ाई किया, कितना अच्छा लगा होगा आप सभी को। वैसे ये भी आसान टॉपिक है, जहाँ नहीं समझ में आता है तो आपकी जिम्मेदारी है भाई इसको पूछो। मैं किस लिए हूँ यहाँ खड़ा हूँ, आपकी बातें सुनने के लिए खड़ा हूँ। अगर आपका प्रॉब्लम है तो मैं दूर करूँगा, उसका चिंता मत करिए, ठीक है। एक और बात, ज़रूरी बात, आप सभी इस वीडियो में ये कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा कि न्यूमेरिकल जो हैं वो चैप्टर के ख़त्म होने के तुरंत बाद दी जाए कि या पूरे कोर्स को मतलब ख़त्म कराने के बाद दी जाए। तो ये कमेंट ज़रूर करिए। आप जैसा कमेंट करेंगे, आपका जो कमेंट होगा मैं बता दूंगा कि वही करूंगा, ठीक है। तो कमेंट में ज़रूर बताना मेरे को कि कब वीडियोस को देना है, न्यूमेरिकल्स को पहले कर रखना है या न्यूमेरिकल्स को बाद में रखना है। और वीडियो को सभी के पास शेयर करो, हर गरीब बच्चे तक पहुंचाओ, ताकि सब पढ़ाई कर सके बेहतर से बेहतर सुविधा का, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। चलिए, तो हमारे पास अगली हेडिंग जो है वह है अनंत लंबाई के सीधे आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम सभी को निकालनी है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमारे पास मान लिया L लंबाई का एक सीधा तार इस प्रकार से है, जिस पर आवेश जो है वह क्या है, जिस पर आवेश जो है वह +Q आवेश है, ठीक है। और इस +Q आवेश है, यहाँ से R दूरी पर एक बिंदु क्या है, R दूरी पर बिंदु है P, जिस पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी है, निकालनी है। तो यहाँ पर मान लेंगे एकांक धन आवेश, जहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने को कहता है वहाँ पे एकांक धन आवेश को मानना पड़ता है। तो यहाँ पर मान लिया एकांक धन आवेश। अब ये प्लस आवेश है, ये भी प्लस आवेश है, दोनों के बीच में बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल, इसलिए विद्युत क्षेत्र की 2 दिशा हो जाएगी, वह बाहर की ओर हो जाएगी। आई बात समझ में? अब देखना, 3 पृष्ठ में इसको बांट दिया, ऊपर के पृष्ठ को S1, नीचे के पृष्ठ को S3 और बीच की पृष्ठ को S2 कह दिया। तो कैसा पृष्ठ है,
यह समतल वृत्तीय पथ पृष्ठ है, यह भी कैसा पृष्ठ है, वृत्तीय पृष्ठ है। लेकिन ये क्या है, ये किसी बेलन का वक्र पृष्ठ है। S2 जो है या बेलन का क्या है, वक्र पृष्ठ है। क्लियर, वक्र पृष्ठ मीन्स बेलन का कटे हुए भाग को वक्र पृष्ठ बोला जाता है। क्लियर, तो ये एक बीच वाले पृष्ठ को S2, S1 और नीचे के पृष्ठ को S3 मान लिया। अब इसका जो आवेश घनत्व है वह क्या मान लिया, लैम्डा। इस तार का जो आवेश घनत्व है वह क्या है, लैम्डा है। क्लियर, तो मान लिया लैम्डा। अभी क्या किए, तार की लंबाई L है, S1 पृष्ठ है, S2 है, S3 है। इस तार की जो लंबाई L है उस पर जो आवेश है वह प्लस Q आवेश है। PR दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी थी। क्लियर, अब देखना यहाँ से S1 और S3 जो है वह विद्युत क्षेत्र, S1 पृष्ठ और S3 पृष्ठ जो है वह विद्युत क्षेत्र के सामने है। देखो विद्युत क्षेत्र के क्या है, सामने है। इसलिए S1 और S3 का जो मान हो जाएगा, पृष्ठ S1 और S3 जो है वह विद्युत क्षेत्र के समांतर है। इसलिए गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स जो हो जाएगा वह कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जब थीटा का मान कितना हो जाए, कॉस थीटा, फार्मूला होता है EDS कॉस थीटा, मीन्स फाई ई का जो फार्मूला होता है वह होता है EDS कॉस थीटा। इस प्रकार से अभी ये क्या है, गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स है वह क्या है, शून्य होगा, मीन्स विद्युत क्षेत्र के समांतर है। कॉस में समांतर कब होगा, कॉस में समांतर होगा जब कॉस का मान 90 डिग्री का होगा तो उसे हम समांतर बोलते हैं। और जब कॉस का मान कितना होगा, 0 डिग्री होगा तो उसे हम क्या बोलते हैं, लंबवत बोलते हैं। तो यहाँ से इसका जो मान है S1 और S3 जो है वह इसके क्या है, सामने है ना। S3 भी इसके सामने है और S1 भी इसके सामने ही है। तो ये क्या होगा, विद्युत क्षेत्र जो होगा वह कितना होगा, शून्य होगा। तो अब हमको निकालना किससे है, हमको निकालना है S2 पृष्ठ से। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, S2 पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा हमको, S2 पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। तो कितना हो जाएगा यहाँ से, S2 पृष्ठ क्या है, S2 है ना, तो विद्युत फ्लक्स को हम लोग फाई से शो करते हैं तो फाई ई हो जाएगा। और किस पृष्ठ से गुजर रहा है, S2 से, तो इसलिए फाई E2 हो जाएगा। क्लियर, और फार्मूला होता है E और DS की जगह पे कितना लिखेंगे, S2 लिखेंगे और हो जाएगा कितना, कॉस थीटा। तो आप सभी इतने का स्क्रीनशॉट लें और इधर के पोर्शन को रफ करते हैं, इधर की चीज़ों को इधर लाके सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि इतने में आ नहीं सकता तो उधर करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप सभी फटाफट से स्क्रीनशॉट लें। अब देखिएगा यहाँ से फाई E2 इक्वल टू ES2। अब ये जो है ये इसके साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, मीन्स सॉरी लंबवत है। कॉस थीटा जो है, S2 पृष्ठ जो है वह क्या है, लंबवत है। और कॉस में लंबवत कब होगा, जब कॉस थीटा का मान कितना हो, थीटा का मान जब 0 हो तो वह लंबवत होगा विद्युत क्षेत्र के। क्लियर, तो यहाँ से ये लंबवत है, मीन्स 0 डिग्री है, तो ये cos 0 कर दिया। और cos 0 का मान जो होता है वह कितना होता है, 1 होता है। तो इसको रफ करने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए फाई E2 बराबर हो जाएगा, फाई E2 इक्वल टू यहाँ से ES2, तो लिख दिया ES2 cos 0 का मान जो होता है वह कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ से हो जाएगा फाई E2 इक्वल टू ES2 का गुणा 1 से होगा तो कितना हो जाएगा, ES2 हो जाएगा। क्लियर, अब यहाँ से हमको तीनों पृष्ठ पता चल गया, S1 से 0 आया, S3 से भी कितना आया, 0 आया, और S2 से कितना आया, फाई E2 इक्वल टू ES2 आया। क्लियर, अभी इसको आगे और सॉल्व करते हैं तो फाई E2 इक्वल टू हो जाएगा E, और पृष्ठ कैसा है, S2 कैसा पृष्ठ है, बेलन का वक्र पृष्ठ था। जो दूसरा पृष्ठ अभी चित्र में था वो कैसा था, वक्र पृष्ठ था बेलन का। तो बेलन के वक्र पृष्ठ का फार्मूला होता है 2 पाई RL। तो इस प्रकार से लिख दिया क्या, 2 पाई RL। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा फाई E2 इक्वल टू E इंटू 2 पाई RL। क्लियर, कितना हो जाएगा, E इंटू 2 पाई RL। अब देखिए S1 से हमको पता चल गया कितना है विद्युत क्षेत्र, सॉरी विद्युत फ्लक्स 0, S3 से भी विद्युत फ्लक्स 0 है, और S2 पृष्ठ से विद्युत फ्लक्स कितना है, E इंटू 2 पाई RL। तो S1, S3 और S2 से हमको पता चला है। तो अब कुल कितना फ्लक्स होगा,
अब हमको कुल को पता करना है, तो चलिए पता करते हैं। तो कुल फ्लक्स जो हो जाएगा वो इस प्रकार से फाई ई हो जाएगा। कुल फ्लक्स को फाई ई मानते हैं, और कौन कौन से पृष्ठ से, तो S1 पृष्ठ प्लस S2 पृष्ठ प्लस S3 तीनों को जोड़ देंगे तो हमको कुल पता चल जाएगा। तो फाई ई इक्वल टू हो जाएगा कितना, S1 का मान आया है यहाँ से कितना 0, प्लस S2 का मान कितना आया है E इंटू 2 पाई RL आया है, प्लस S3 का मान भी कितना आया है 0 आया है। तो यहाँ से हो जाएगा फाई ई इक्वल टू E इंटू 2 पाई RL। ठीक है, तो इतने का आप सभी स्क्रीनशॉट लें और आगे के पोर्शन को बगल में सॉल्व कर दे रहा हूँ। ठीक है, ठीक, चलिए अब देखिए यहाँ से हमको क्या पता करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निकालना है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निकालना है, तो यहाँ से हो जाएगा कितना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ई को मैंने क्या कर लिया इधर रोक लिया और 2 पाई RL को भेज दिया किसके नीचे, फाई ई के नीचे। फाई ई के नीचे मैंने भेज दिया किसको, 2 पाई RL को। तो यहाँ से ई इक्वल टू हो गया कितना, फाई ई बटे में 2 पाई RL हो गया। कितना हो गया, फाई ई इक्वल टू 2 पाई RL। अब हम सभी जानते हैं कि फार्मूला होता है गॉस की प्रमेय से। हम सभी जानते हैं कि गॉस की प्रमेय क्या होती है। गॉस की जो प्रमेय होती है वह इस प्रकार से होता है, फाई ई इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट होता है ना। तो यहाँ से इसके मान को ले जाके क्या कर देंगे, रख देंगे। तो फाई ई इक्वल टू, यहाँ से देखिए फाई का मान होता है क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, तो इस ई पर क्या करेंगे, ई इक्वल टू फाई ई का मान यहाँ पर रख देंगे कितना, क्यू अपान बटे में एप्सिलॉन नॉट, और लिखा हुआ है कितना 2 पाई RL, तो यहाँ पर रख दिया कितना 2 पाई RL। तो इस प्रकार से यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा E इक्वल टू क्यू अपान, अभी Q का मान कितना होगा ये हमको पता करना है। Q का मान कितना होगा, तो Q का मान पता करने के लिए हम सभी जानते हैं कि अभी जो चित्र बनाया था वहाँ पे लिखा था लैम्डा, तार का जो आवेश घनत्व था लैम्डा। लैम्डा के मान को, लैम्डा को L से जब गुणा करा देंगे तो हमको Q पता चल जाता है। मीन्स आवेश घनत्व को तार की लंबाई के साथ जब मल्टीपल करते हैं, गुणा करते हैं, तो Q पता चल जाता है। तो Q पता करने के लिए लैम्डा का गुणा L से कर देंगे तो हमको Q पता चल जाएगा, और बटे में लिखा हुआ है कितना 2 पाई RL और एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से हो जाएगा कितना, L से L आपस में हो गया कैंसिल, तो यहाँ से E का जो मान आ गया वह E इक्वल टू आ गया लैम्डा और बटे में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R। और इसी को कहते हैं क्या, अनंत लंबाई के सीधे आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्लियर, तो ये हो गया हमारा क्या, प्रूफ। तो आप सभी को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और हर स्टूडेंट्स तक पहुंचाइए। ठीक है, ताकि चैनल आगे की ओर बढ़ता रहे और आपके साथ जो जुड़ाव मेरा है वो और भी मजबूत हो। जितना ही जुड़ाव होगा उतने ही मजबूती के साथ हम लोग पढ़ाई करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं मैथ्स के टीचर को लेकर आने वाला हूँ, आप सभी के लिए तैयारी मेरी हो चुकी है, तो निश्चिंत रहिए। बढ़िया तरीके से नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को टीचर से मिलाने वाला हूँ, तो आप सभी वेलकम करिएगा टीचर को। और आप सभी पहले तो स्क्रीनशॉट लें और इसके बाद में 1-2 टॉपिक और हैं उसको पढ़ाने के बाद करता हूँ ख़त्म। ठीक है, तो आप सभी स्क्रीनशॉट लें। चलिए, तो आप सभी स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट हेडिंग की। क्लियर, नेक्स्ट हेडिंग जो है वह क्या है, देखिए वह है एक समान आवेशित अनंत समतल चादर। ये एक चादर टाइप का है ना, तो चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हमको पढ़ना है। अभी माइंड में चलने लगा होगा ये चादर वादर कहाँ से आ गया फिजिक्स में, बट है, ठीक है ना, तो पढ़ना है। ठीक, तो एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हमको क्या करना है, पढ़ाई को करना है। बहुत आसान टॉपिक है, ये भी एक छोटा सा टॉपिक है, अभी तुरंत 2 मिनट में बात ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान होने का कोई बात नहीं है। अब देखिए क्या है, समझिएगा बात को। बात है, ये एक चादर है जिस पर प्लस क्यू आवेश है। ठीक है, ये खुखली नली है जिसका क्षेत्रफल A है, और ये एक पृष्ठ S1 है, एक पृष्ठ S2 है, एक पृष्ठ है S3, जिस पर क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निकालना है। तो यहाँ पर पृष्ठ S1 पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वह कैसी है, वह इसके लंबवत है। ठीक है,
और H2 पर भी कैसी है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये भी क्या है, लंबवत है। लेकिन H3 पर जो क्या है वह समांतर है। तो यहाँ H3 पृष्ठ से गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स होगा 0 होगा, और S1 और H2 पृष्ठ से जो होगा उसको हमको फाइंड करके निकाल लेना है, प्रूव कर लेना है फार्मूले को, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे क्या, S1 पृष्ठ से। ये पृष्ठ क्या है, S1। तो सबसे पहले यहाँ से निकालना है S1 पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। S1 पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ठीक है। तो S1 पृष्ठ से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा उसका नाम हो जाएगा फाई ई S2, सॉरी S1 पृष्ठ से है तो S1, और फार्मूला होता है E इंटू DS। DS बोले तो कितना, कौन सा पृष्ठ है, S1 पृष्ठ है तो S1 लिख दिया, और होता है cos थीटा, ठीक है। और ये कैसा है, लंबवत है, तो थीटा का मान 0 डिग्री हो जाएगा यहाँ से cos में, तो cos 0 का मान 1, तो E S1 कितना हो जाएगा, cos थीटा का मान हो जाएगा यहाँ से 0, जब लंबवत होगा तो cos में 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा E इंटू S1 लिखा है वैसे, और फाई E कौन सा पृष्ठ है, S1, तो लिख दिया S1, ठीक है। या इसको फाई E1 भी लिख सकते हो, चलेगा, ठीक है। तो यहाँ से हो गया फाई E1 इक्वल टू cos 0 का मान 1 और E का गुणा S1 से होगा तो कितना हो जाएगा, E S1, क्लियर। अब बात करते हैं आगे, अब निकालते हैं किस पृष्ठ से, S2 पृष्ठ से। तो जैसा प्रोसेस इधर किया है वैसे सेम कंडीशन इधर भी लगेगा। तो यहाँ से मैं ले जाके डायरेक्ट S2 को क्या लिख सकता हूँ, फाई 2 मीन्स सॉरी फाई E2, यहाँ से फाई E2 लिख दिया, और फाई E2 को भी कितना लिखेंगे, E लिखेंगे और S2 लिख देंगे, तो हो जाएगा E S2। एनी प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अभी क्या करेंगे, यहाँ से देखना S1 जो है, S1 कैसा है, क्षेत्रफल है, और क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल नली का A है तो A मान लिया, तो यहाँ भी S2 कितना हो जाएगा, A हो जाएगा, क्लियर। S1 का मान भी A है तो S2 का भी मान कितना होगा, A ही होगा, नली है भाई, सबका क्षेत्रफल एक ही होता है, ठीक। अब निकालना है S3 पृष्ठ से, तो उसका फ्लक्स जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, फाई E3, और इससे गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा वह कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, फाई E1 पता चल गया, फाई E2 पता चल गया, फाई E3 पता चल गया। E3 0 क्यों हुआ, क्योंकि ये जो है वह विद्युत, ये जो पृष्ठ है वह समांतर है, विद्युत क्षेत्र के समांतर है ये पृष्ठ, इसलिए थीटा का मान जो होगा समांतर होगा, समांतर में कॉस का मान 0 मतलब पूरा 0 हो जाएगा। तो फाई E3 जो होगा वह क्या हो गया, 0। यदि लंबवत नहीं होगा तो फ्लक्स का मान 0 होगा, अगर लंबवत होगा तो फ्लक्स का मान कभी भी 0 नहीं होगा। तो यहाँ से सभी को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, फाई E1 फाई E2 फाई E3 को क्या कर देंगे, फाई E1 प्लस फाई E2 प्लस फाई E3 को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो हमको पता चल जाएगा फाई E। तो यहाँ से फाई E इक्वल टू हो जाएगा E1 और E3 का मान कितना कितना है, EA है, EA है, तो लिखेंगे EA प्लस EA प्लस फाई E3 का मान कितना है, 0 है, तो हो गया यहाँ से 0। तो यहाँ से फाई E का मान कितना आ गया, EA मिलके कितना हो जाएगा, 2EA हो जाएगा। तो यहाँ से आप सभी स्क्रीनशॉट इतने कर लें, देखिए, या फिर मैं इधर करे दे रहा हूँ, इतने में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से E निकालना है हमको, तो यहाँ से हो जाएगा फाई E इक्वल टू, E को इधर रोक लिया, और 2A कहाँ चला गया, 2A आ गया कहाँ पर, बटे में, क्लियर, 2A आ गया बटे में। अभी इस जो ये पृष्ठ है इसका जो आवेश घनत्व है, इस पृष्ठ का आवेश घनत्व जो है वह सिग्मा मान लिया। तो यहाँ से एक पता करने के लिए हम क्या करेंगे, फाई E इक्वल टू 2A को लिख सकते हैं सिग्मा इंटू, एक इसको क्या लिख सकते हैं, A पता करने के लिए A को हम लिख सकते हैं सिग्मा, सॉरी प्रॉब्लम हो गया, ये इतना आ गया, क्लियर। अभी यहाँ से हम सभी फार्मूला जानते हैं, गॉस की प्रमेय, फाई E इक्वल टू होता है Q अपान एप्सिलॉन नॉट, क्लियर। गॉस की प्रमेय होता है फाई E इक्वल टू Q अपान एप्सिलॉन नॉट। तो Q पता करने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा फाई E इक्वल टू Q का वो पता करने के लिए लिख देंगे सिग्मा इंटू A, और बटे में लिखा हुआ है कितना, एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से आ गया कितना, फाई E इक्वल टू सिग्मा इंटू A अपान
एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से फाई ई का मान ले जाके क्या करेंगे, इसमें रख देंगे, पता चल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर फाई ई का मान ले जाके इसमें पुटअप करते हैं, तो फाई ई का मान इसमें रखेंगे तो हो जाएगा सिग्मा इंटू ए और बटे में लिखा है एप्सिलॉन नॉट बराबर कितना लिखा हुआ है, ई लिखा हुआ है और बटे में कितना लिखा हुआ है 2a लिखा है। तो लिख दिया 2a, ए से ए क्या हो गया आपस में कैंसिल आउट हो गया, तो बचा कितना, यहाँ इसको इरेज किए दे रहे हैं, तो यहाँ से हो जाएगा E इजक्वल टू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर, ये आ गया क्या फार्मूला किसका, एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वीडियो आप सभी को अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। अगर टॉपिक नहीं समझ में आया है तो ये भी कमेंट करिए। कमेंट करेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आके आप सभी को इसको अच्छे से और प्रूव कर सकता हूँ। तो आप बताएंगे तभी तो करूँगा ना, अगर आप बताएंगे ही नहीं तो सारी प्रॉब्लम्स को दूर कैसे किया जा सकता है। तो आपको ज़रूर बताना है क्या टॉपिक है, कैसे हैं, मैं उसको कर ही दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप सभी एंजॉय करिए और ये बातें ज़रूर बताना कि न्यूमेरिकल्स कब कराने हैं, पहले कराने हैं या लास्ट में कराने हैं। ठीक है, तो करिएगा। और लकीरें, दो बातें और आपको बोलते हुए जा रहा हूँ कि लकीरें अपने हाथों की बनाना मुझको आता है, लकीरें अपने हाथों की मुझको बनाना आता है, वो कोई और होंगे जो अपनी किस्मत पे रोते हैं। क्लियर, तो आप सभी इस मोटिवेशन को सुन के अपने ऊपर लेते हुए आगे बढ़ते रहें। आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाने का काम हम सदैव करते रहेंगे। थैंक यू।